कामधेनु गाय ने दूध का बहाव किया था ना, अच्छा। इस कारण से इसको दूध धारा कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबको लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे पवित्र और प्राकृतिक रूप से अद्भुत स्थान की यात्रा पर, जहां से भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मां नर्मदा अपनी जीवन यात्रा शुरू करते हैं। और इस जगह का नाम है अमरकंटक। विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रृंखला के संगम पर बसा हुआ अमरकंटक सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही नहीं, बल्कि धर्म, इतिहास और प्रकृति का एक अद्भुत संगम स्थल है। अब हम मौजूद हैं हावड़ा जंक्शन पर। हर बार की तरह स्टेशन की भीड़, प्लेटफॉर्म की हलचल और ट्रेन का इंतज़ार सफ़र शुरू होने से पहले ही एक अलग सी एक्साइटमेंट पैदा कर देता है। और बच्चों की एक्साइटमेंट की एक और वजह भी है। सिर्फ 9 दिन पहले ही हम सब मिलकर पुरी घूमकर आए हैं और अब एक और नई फैमिली ट्रिप शुरू हो रही है। लेकिन इस बार सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि बच्चे अपने नाना और नानी से मिलने भी जा रहे हैं, जो बालको नगर में रहते हैं। इसलिए उनकी खुशी देखते ही बन रही है। अब ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ रही है और इसी के साथ हमारी अमरकंटक यात्रा ऑफिशियली शुरू हो जाती है। अगली सुबह जैसे ही आँख खुलती है, मैं खिड़की के पास बैठ जाता हूँ और बाहर का नज़ारा देखकर दिल खुश हो जाता है। दूर दूर तक फैली हरियाली, धान के खेत, मिट्टी के घर, पेड़ों के बीच से निकलती पतली सड़कें और छोटे छोटे गांव। कभी किसी तालाब के पास खेलते बच्चे दिखाई देते हैं, तो कभी खेतों में काम करते किसान। ऐसे नज़ारे देखकर बचपन याद आ जाता है। एक वक्त था जब स्कूल की छुट्टियों में हम पूरी फैमिली के साथ ट्रेन से ही सफ़र किया करते थे। उस वक्त ना मोबाइल होते थे, ना OTT और ना ही सोशल मीडिया। पूरा सफ़र बस खिड़की के बाहर देखते हुए ही निकल जाता था। सच कहूँ तो आज भी ट्रेन का सफ़र मुझे वही बचपन वाली फीलिंग दे देता है। इसलिए आज भी जब भी मौका मिलता है, मैं फ़्लाइट की जगह ट्रेन का सफ़र ही पसंद करता हूँ। अब हम चापा जंक्शन पहुंच गए हैं और स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। ओवर ब्रिज क्रॉस करके स्टेशन के एग्जिट पर पहुंचते ही हमारे लिए पहले से ही एक कार खड़ी मिल जाती है। इस कार का बंदोबस्त मेरे ससुर जी ने पहले से ही कर दिया था। अब हम रोड से बालको नगर की तरफ निकल रहे हैं। चापा से बालको नगर की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है। तो बालको में आज हम आराम करेंगे, फैमिली के साथ समय बिताएंगे और कल सुबह जल्दी निकल के अमरकंटक के लिए चले जाएंगे। बालको नगर से अमरकंटक की दूरी लगभग 155 किलोमीटर है। दूरी ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन पहाड़ी सड़कों की वजह से ये सफ़र लगभग 4 घंटे का हो जाता है। जैसे जैसे हम कोरबा को पीछे छोड़ते हैं, वैसे वैसे प्रकृति का रूप भी बदलने लगता है। सीधी सड़कें धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ मुड़ने लगती है। हम एक छोटे से रोड साइड ढाबा पर रुके हैं। सबसे पहले हम गर्मा गर्म चाय ऑर्डर करते हैं और उसके बाद ऑर्डर करते हैं पकोड़े और जलेबी। ढाबा पे थोड़ा आराम करने के बाद हम फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इसी सफ़र के दौरान चलिए अमरकंटक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अमरकंटक को तीर्थराज भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहीं से 3 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, मां नर्मदा, सोन रिवर और जोहिला रिवर। इसी वजह से हजारों सालों से ये स्थान ऋषि मुनियों की तपस्या और धार्मिक साधना का केंद्र रहा है। यहाँ सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि प्रकृति का भी एक अद्भुत रूप देखने को मिलता है। घने जंगल, वाटरफॉल्स, पहाड़ियाँ और शुद्ध हवा, ये सब कुछ मिलकर अमरकंटक को एक परफेक्ट स्पिरिचुअल और नेचर डेस्टिनेशन बना देते हैं।
अब हम पहुंच गए हैं दुर्गाधारा वाटरफॉल। कोरबा से दुर्गाधारा की दूरी लगभग 125 किलोमीटर के आसपास है। ये वाटरफॉल मुख्य टूरिस्ट रूट से थोड़ा अंदर है, इसलिए यहाँ भीड़ भी काफी कम रहती है। हम यहाँ जून के आखिरी हफ्ते में आए हैं, तो मॉनसून अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है, इसलिए वाटरफॉल में पानी का फ्लो काफी कम है। लेकिन लोकल लोग बताते हैं कि जुलाई से सितंबर के बीच ये वाटरफॉल अपने पूरे शबाब पर होता है। मॉनसून के दौरान यहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। अगर आप फोटोग्राफी या नेचर लवर है तो इसी सीजन में आना सबसे अच्छा रहेगा। वाटरफॉल के बिल्कुल पास ही स्थित है माँ दुर्गा का प्राचीन मंदिर। मंदिर का माहौल बहुत ही शांत और पवित्र है। सबसे अद्भुत बात जो हमें यहाँ देखने को मिली वो थी वाटरफॉल का पानी। पहाड़ से गिरता हुआ पानी सीधा एक छोटे से शिवलिंग के ऊपर गिर रहा था। ये दृश्य सच में देखने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही हो। मंदिर के अंदर हमने भगवान शिव जी के दर्शन किए, साथ ही भैरव बाबा की प्रतिमा, हनुमान जी और माँ दुर्गा के भी दर्शन किए। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और आध्यात्मिक लगा। अगर आप अमरकंटक आ रहे हैं तो मेरी सलाह होगी कि इस जगह को बिल्कुल मिस मत कीजिए। तो दर्शन के बाद हम अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ अब बढ़ रहे हैं। यह रास्ता पूरी तरह पहाड़ी है। ड्राइव करते हुए एक जगह हम रुक जाते हैं। हमारे सामने एक खूबसूरत वैली खुलकर आ जाती है। यहाँ एक नेचुरल व्यू पॉइंट भी बना हुआ है। हम कुछ देर रुककर फोटोज और वीडियोस लेते हैं। दूर तक फैली हरियाली, पहाड़ों की परतें और हल्की हल्की हवा। सच कहूँ तो ऐसे मोमेंट्स ही रोड ट्रिप को यादगार बना देता है। अगर आप यहाँ आए तो गाड़ी सड़क के किनारे बहुत ही संभाल कर पार्क कीजिए। रोड काफ़ी नैरो है और टूरिस्ट सीजन में ट्रैफिक भी रहता है। थोड़ी ही देर बाद हम कपिलधारा पार्किंग एरिया पहुंच जाते हैं। यहाँ कार पार्किंग का चार्जेस है 50 रुपया। गाड़ी पार्क करने के बाद हम वाटरफॉल तक अब पैदल चलना स्टार्ट करेंगे। रास्ता काफ़ी लंबा है लेकिन बिल्कुल ही बोरिंग नहीं। दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं। कहीं हर्बल जड़ी बूटी बिक रही है, कहीं शुगर केन जूस, कहीं आम और लगभग हर दूसरी दुकान पर हमें दिखते हैं काला जामुन। सच कहूँ तो अमरकंटक आते हुए पूरे रास्ते में हमें काला जामुन की बहुत सारी दुकान दिखी। हमने भी कुछ खरीदे और टेस्ट वाकई ही बहुत ही अच्छा था। यही एक और चीज़ बार बार नज़र आती है और वो है कंदमूल। अगर आप सोच रहे हैं कि कंदमूल इतना फेमस क्यों है, तो उसके पीछे भी एक सुंदर धार्मिक कहानी है। माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनों में इसी तरह के कंदमूल और मूल खाकर अपना जीवन बिताते थे। इसी वजह से कंदमूल को आज भी वन जीवन और रामायण से जुड़ा हुआ पवित्र भोजन माना जाता है। अगर मौका मिले तो एक बार ज़रूर टेस्ट कीजिए। एक और चीज़ जो आपको यहाँ बहुत देखने को मिलेगी वो है बंदर, और सिर्फ एक दो नहीं, काफ़ी सारे। अगर आपके हाथ में खाने का कोई सामान है तो थोड़ा सावधान रहिए।
ये बंदर मौका मिलते ही छीन लेते हैं, इसलिए स्पेशली अगर बच्चे साथ हो तो उनका ध्यान जरूर रखिए। अब हम धीरे धीरे कपिलधारा की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हमारा इंतजार कर रही है मां नर्मदा की पहली भव्य जलप्रपात और उससे जुड़ी हजारों साल पुरानी कपिल मुनि की कहानी। अब हम कपिलधारा वाटरफॉल के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, दूर से ही गिरते हुए पानी की आवाज़ सुनाई देने लगती है और कुछ ही कदम चलने के बाद हमारे सामने खुल जाता है अमरकंटक का सबसे प्रसिद्ध वाटरफॉल कपिलधारा। तो चलिए अब सुन लेते हैं ये कपिलधारा की असली कहानी। ये जो आगे जो यहाँ पर जो सामने जो है ये चरण पादुका है। कपिल ऋषि मुनि ने अपने तपस्या से पैर का जब पत्थर पर जब निशान जब लगा तभी से कल्पित ये जो है धार शुरू है, कपिलधारा। तो वो जो ये जो धारा है यही कपिलधारा है। हाँ, और दूध धारा कहाँ पे है? दूध धारा इनके नीचे जो है जा करके है। उसके नीचे। उसने कामधेनु गाय ने दूध का बहाव किया था ना, अच्छा। इस कारण से इसको दूध धारा कहते हैं। ये नर्मदा कुंड से जल आया हुआ है। कपिल ऋषि ने अपने तपस्या से इस जल को लाया हुआ है यहाँ पर, ऐसा है। और ये है कपिल मुनि यहाँ पे ही तपस्या किए थे। हाँ, अखंड धुना है, ये धुना है कपिल ऋषि मुनि अखंड का। धुना। और सामने जो कपिल ऋषि मुनि की मूर्ति है, एक कपिल ऋषि मुनि दुर्गा देवी की पूजा करता था, दुर्गा देवी की मूर्ति है। ये वही पवित्र स्थल माना जाता है जहां महर्षि कपिल मुनि ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। ऐसा कहा जाता है कि मां नर्मदा ने सबसे पहले इसी स्थल पर अपना जलप्रपात बनाया था और कपिल मुनि की तपस्या को सफल किया था और इसी कारण इस जलप्रपात का नाम पड़ा था कपिलधारा। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ पानी देखकर सच में मन प्रसन्न हो जाता है। मॉनसून के समय ये वाटरफॉल अपने पूरे शबाब पर होता है। हम जून के आखिरी हफ्ते में आए हैं, इसलिए पानी का फ्लो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी इस जगह की प्राकृतिक सौंदर्यता और देखने लायक है। घने जंगल, पत्थर की ऊंची चट्टानें और बीच से गिरती मां नर्मदा की धारा, ये दृश्य कैमरा से ज्यादा आंखों और दिल में ही बस जाता है। कपिलधारा में एक ग्लास व्यू पॉइंट भी है। यहाँ जाने के लिए 20 रुपए दे के टिकट लेना पड़ता है। ग्लास 4 पर चलना अपने आप में ही एक अलग ही अनुभव है। पहले कदम रखते ही थोड़ा सा डर लगता है। नीचे गहरी खाई है और उसके बीच गिरता हुआ वाटरफॉल। सच कहूँ तो पहले 2-3 सेकंड के लिए पैर ही रुक जाता है, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है। यहाँ से कपिलधारा का जो पैनोरामिक व्यू दिखता है वो वाकई ही लाजवाब है। अगर आप यहाँ आए तो इस व्यू पॉइंट को बिल्कुल मिस मत कीजिए। फोटोग्राफी के लिए भी ये सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नीचे वाटरफॉल के पास कुछ लोग नहा रहे थे, तो उनकी खुशी और उत्साह देखकर लग रहा था कि प्रकृति के इतने करीब आकर हर इंसान बच्चा बन जाता है। यहाँ आपको और एक जलप्रपात मिल जाएगा जिसका नाम है दूध धारा। नाम ही बता देता है कि जब पानी तेज रफ्तार से नीचे गिरता है तो वो दूध की तरह सफेद दिखाई देता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए काफी सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। बाहर का टेम्परेचर काफी ज्यादा था और हमारे साथ 2 छोटे बच्चे भी हैं, इसलिए हमने सोचा कि दूध धारा अगली बार देख लेंगे। कभी कभी ट्रैवल में अपनी फैमिली की कंफर्ट और सेफ्टी को प्रायोरिटी देना ही सबसे अच्छा डिसीजन होता है। अब काफ़ी देर घूमने के बाद सबको भूख लगने लग गया है, इसलिए हम अब एक नियर बाई रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए आ गए हैं। यहाँ सभी रेस्टोरेंट्स में प्योर वेजिटेरियन फूड ही मिलता है, तो हम एक प्योर वेजिटेरियन थाली ऑर्डर करेंगे। सफ़र के बीच ऐसा ही सादा और स्वादिष्ट भोजन ही सबसे अच्छा लगता है। लंच करते वक्त एक मज़ेदार घटना भी देखने को मिलती है। एक लेडी हाथ में आम लेकर जा रही थी, तभी अचानक एक बंदर आया और पल भर में उनके हाथ से आम लेकर पेट पर चला गया। पूरा सीन देखकर सब लोग हंसने लगे। इसलिए अगर आप अमरकंटक आ रहे हैं तो बंदरों से थोड़ा सावधानी जरूर बरतिए। अब हम आ गए हैं मां नर्मदा उद्गम मंदिर।
अमरकंटक की पहचान ही मां नर्मदा से ही है। भारत की अधिकतर नदियां पूरब की तरफ बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है, लेकिन मां नर्मदा उनमें से अलग है। मां नर्मदा भारत की कुछ गिनी चुनी नदियों में से एक है जो पश्चिम की तरफ बहता हुआ अरेबियन सी में जाकर मिलती है। लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय करते हुए मां नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर निकलती है। सनातन धर्म में मां नर्मदा को सिर्फ एक नदी ही नहीं बल्कि एक जीवित देवी माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि मां गंगा में स्नान करके जो पुण्य मिलता है वही पुण्य मां नर्मदा के केवल दर्शन से ही प्राप्त हो जाता है। इसी आस्था के कारण हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में घूमते हुए हम सूर्य देव को समर्पित एक सुंदर मंदिर भी देखते हैं। इसके आसपास कई अन्य छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। हर मंदिर की अपनी अलग कहानी और धार्मिक महत्व है। मां नर्मदा उद्गम मंदिर का पूरा परिसर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और आस्था का एक जीवंत प्रतीक है। हम आ गए हैं पवित्र नर्मदा कुंड के सामने। यही वो पवित्र कुंड है जहां से मां नर्मदा का उद्गम माना जाता है। कुंड के आसपास कई प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात भी ध्यान रखने लायक है। नर्मदा कुंड में स्नान करना मना है। इस पवित्र जल को सुरक्षित रखने के लिए ये नियम बनाया गया है। इसलिए यहाँ आकर केवल दर्शन और प्रणाम कीजिए पर स्नान नहीं। अब हम आ गए हैं माई की बगिया में, जहाँ मां नर्मदा के बचपन से जुड़ी कई रोचक कहानियां और एक अद्भुत जल में डूबा हुआ शिवलिंग हमारा इंतजार कर रहा है। ये जगह नर्मदा उद्गम मंदिर से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अमरकंटक के सबसे पवित्र स्थानों में से एक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि मां नर्मदा बचपन में इसी बगीचे में खेला करती थी। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा माई की बगिया, यानी मां का बगीचा। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। बड़े बड़े पेड़, शांत वातावरण और पक्षियों की मधुर आवाज। ये जगह सच में मन को एक अलग ही सुकून देती है। माई की बगिया के अंदर कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। सबसे रोचक बात जो हमें देखने को मिलती है वो है एक जल में डूबा हुआ शिवलिंग। इस शिवलिंग के ऊपर हमेशा पानी बना रहता है। श्रद्धालु बड़े ही भक्ति भाव से यहाँ दर्शन करते हैं। तो माई की बगिया दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं अमरकंटक के एक और ऐतिहासिक स्थल की तरफ, जिसका नाम है कलचुरी टेम्पल्स। तो अब हम पहुंच गए हैं कलचुरी टेम्पल्स में। यहाँ पहुंचकर हम ऑनलाइन ही टिकट बुक कर लेते हैं, वैसे ही हमें कहा गया है। तो आप जब भी इधर आओ तो आपको आपके मोबाइल से ही ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ेगा और वो टिकट गेट में दिखाना पड़ेगा, तभी आपको एंट्री मिलेगा। टिकट का चार्जेस है 20 रुपया। तो ये पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के द्वारा सुरक्षित किया गया है। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं हमें लगता है जैसे हम हजारों साल पीछे चले गए हैं। इधर आके जो मंदिर आपको दिखने में मिल जाएंगे वो 10वीं और 11वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के शासकों द्वारा बनाए गए थे।
इनमें से सबसे प्रसिद्ध है करण मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। इन मंदिरों की नगर शैली की आर्किटेक्चर देखकर सच में हैरानी होती है। बिना किसी मॉडर्न मशीन के हमारे पुरखों ने इतनी सुंदर नक्काशी और इतनी भव्य रचना कैसे बना दी होगी, ये सोचकर ही गर्व महसूस होता है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने भी अपनी भारत यात्रा के दौरान अमरकंटक का दौरा किया था और इस पवित्र भूमि की आध्यात्मिक परंपरा को और मजबूत किया। अगर आप हिस्ट्री या आर्किटेक्चर में रुचि रखते हैं तो कलचुरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स आपके लिए किसी ओपन म्यूजियम से कम नहीं है। तो अब हम जोहिला मंदिर के सामने खड़े हैं। ये प्राचीन मंदिर कलचुरी शैली का एक अनमोल उदाहरण है। मंदिर के शिल्प और कला आज भी हमें उस युग की महिमा याद दिलाते हैं। जोहिला मंदिर के पास ही है सूर्य कुंड। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं सदी में इस पवित्र कुंड को स्थापित किया था, जिससे नर्मदा नदी का उद्गम चिन्हित होता है। सूर्य देव की आराधना और शंकराचार्य जी की भक्ति यहाँ एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराती है। बाद में कलचुरी राजा कर्णदेव ने 11वीं सदी में इस कॉम्प्लेक्स में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जो आज भी इतिहास और धर्म का एक जीवंत प्रमाण है। ये सभी मंदिरों के अंदर हर दीवार, हर स्तंभ और हर मूर्ति अपनी एक अलग कहानी बयां करती है। तो अब हम अपनी इस यात्रा की आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है श्रीयंत्र मंदिर, जो कलचुरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स से महज 900 मीटर्स की दूरी में ही स्थित है। दूर से ही इसका अनोखा आकार नजर आने लगता है। ये अमरकंटक के सबसे अलग और अद्भुत मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का पूरा डिजाइन श्रीयंत्र के आधार पर तैयार किया गया है। श्रीयंत्र को हिंदू धर्म में देवी त्रिपुरा सुंदरी का दिव्य जियोमेट्रिक रूप माना जाता है। तंत्र और शक्ति उपासना में इसका बहुत बड़ा महत्व है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक अलग ही शांति का एहसास होता है। और इसी के साथ हमारी अमरकंटक की ये पूरी यात्रा समाप्त होती है। अब हम वापस कोरबा की तरफ लौट रहे हैं। तो अब हम कोरबा पहुंच चुके हैं और यात्रा की जो थकान है वो थोड़ी सी दूर करने के लिए चले आए हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीने के लिए। यहाँ की गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने के बाद सच में बहुत फ्रेश फील होता है। और आज का रात का जो खाना है, डिनर है, वो भी हम यहीं से पैक करके लेके जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये अमरकंटक यात्रा आपको पसंद आई होगी और आपको अपनी ट्रिप प्लान करने में मदद मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली ट्रैवल डॉक्यूमेंटरीज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर अमरकंटक, कोरबा, बालको नगर या इस रूट के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए सफ़र, एक और नए डेस्टिनेशन और एक और नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। हर हर नर्मदा।